नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आराधना। आज इस बुलेटिन में बात होगी मोदी सरकार पर राहुल गांधी के बड़े खुलासे की। उद्धव की पीएम को सीधी चुनौती की। देखेंगे क्यों एक बार फिर चुनाव की तैयारी में है मोदी सरकार। गौरव गोगोई के मोदी सरकार पर हमले को जानेंगे, केजरीवाल पर कोर्ट के फैसले को, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस को सता रहा जासूसी का डर, कहा नहीं है कोलकाता पुलिस पर भरोसा। कुछ दिन पहले ही राज्यपाल ने पुलिस कर्मियों को दिया था राजभवन परिसर खाली करने का आदेश। स्मृति ईरानी, संजीव बालियान समेत 17 पूर्व केंद्रीय मंत्रियों को 11 जुलाई तक खाली करना होगा बंगला। लोकसभा की हाउस कमेटी ने जारी किया नोटिस। संकट में नायब सिंह सैनी की सरकार, हरियाणा में भंग हो विधानसभा, राष्ट्रपति शासन लागू कर जल्द चुनाव का दे निर्देश। कांग्रेस ने राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन। शेयर बाजार में तेजी, 141 अंकों की तेजी के साथ 77,478 पर बंद हुआ सेंसेक्स, तो 51 अंकों के उछाल के साथ 23,567 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। नीट पर हंगामा अभी थमा भी नहीं था कि अब यूजीसी नेट परीक्षा के रद्द होने का मामला सामने आ गया। इस मुद्दे पर आज कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान राहुल गांधी ने एनडीए सरकार को जमकर घेरा। तो क्या कुछ कहा राहुल ने, देखिए इस रिपोर्ट में। आज कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने नीट और यूजीसी नेट परीक्षा विवाद पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर जमकर हमला बोला। राहुल ने पीएम मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि रूस और यूक्रेन की लड़ाई रुकवाने वाले पेपर लीक नहीं रुकवा पा रहे हैं, या शायद वो इसे रोकना ही नहीं चाह रहे हैं। राहुल ने कहा कि वो इस मुद्दे को संसद में उठाएंगे। एजुकेशन सिस्टम पर बीजेपी के कब्जे की बात कहते हुए राहुल ने कहा कि इस कब्जे को जब तक नहीं हटाया जाएगा तब तक पेपर लीक होते रहेंगे। राहुल ने इसमें पीएम मोदी की भागीदारी बताते हुए इसे एंटी नेशनल एक्टिविटी करार दिया। उन्होंने कहा कि इस पेपर लीक से मेहनती छात्रों के भविष्य के साथ धोखा हुआ है और इसके दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आपको बता दें कि नीट के विवाद के बीच बीते 18 जून को आयोजित यूजीसी नेट का पेपर भी परीक्षा के एक दिन बाद ही कैंसिल कर दिया गया था। राहुल ने इसे छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ बताया है। राहुल ने कहा कि आज गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, जहां बीजेपी की सरकार है, वो पेपर लीक के एपी सेंटर बन गए हैं। यही पेपर लीक होते हैं, लेकिन मोदी को इसकी चिंता नहीं है। उन्हें तो बस लोकसभा स्पीकर बीजेपी का बन जाए, इसकी चिंता है। राहुल ने कहा कि वो अब इस मामले को संसद में उठाएंगे। विपक्ष इस बार बहुत मजबूत है, इसलिए ये हमारी आवाज नहीं दबा पाएंगे। राहुल ने पेपर लीक मामले को लेकर सरकार को घेरा, साथ ही लोकसभा चुनाव के परिणामों को लेकर भी बड़ा दावा कर दिया है। राहुल ने कहा कि अगर चुनाव में विपक्ष के पास बराबरी का मौका होता तो हमारी जीत होती। वैसे भी 234 सीटें भी जीत के समान ही हैं। राहुल ने मोदी की परेशानी बढ़ाई तो महाराष्ट्र में भी बीजेपी बुरी तरह से घिरती दिख रही है। उद्धव ठाकरे ने तो पीएम मोदी को ही चुनौती दे दी है। तो क्या कुछ कहा उद्धव ने, देखिए ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने बड़ा दावा किया है। उद्धव ने कहा कि 9 जून को सत्ता में आई नरेंद्र मोदी सरकार गिर जाएगी और उसकी जगह इंडिया गठबंधन की सरकार सत्ता संभालेगी। उनके इस दावे ने सियासी पारा हाई कर दिया है। इसके साथ ही ठाकरे ने बीजेपी के साथ फिर से गठबंधन करने की अटकलों को भी खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि हम उन लोगों के साथ कभी नहीं जाएंगे जिन्होंने शिवसेना को खत्म करने की कोशिश की। उद्धव यही नहीं रुके, बल्कि उन्होंने पीएम मोदी को चैलेंज भी कर दिया। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर उद्धव ठाकरे ने कहा कि मैं आपको महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए अभियान शुरू करने के लिए आमंत्रित करता हूँ। ये मुकाबला आपके और मेरे बीच होगा। भाजपा को मेरा संदेश, मेरे मूल प्रतीक का उपयोग किए बिना चुनाव जीतने का प्रयास करें। मुझे गर्व है कि हमने किसी और की तस्वीर का उपयोग नहीं किया। हम कभी भी उपयोग नहीं करेंगे, खासकर पीएम मोदी की तो बिल्कुल भी नहीं। मैं पीएम मोदी को चुनौती देता हूं कि वो नकली शिवसेना को दूर रखते हुए आज ही तैयारी शुरू कर दे। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद जहां बीजेपी व पूरे महायुति गठबंधन में निराशा नजर आई, तो वहीं विपक्ष काफी मजबूत होकर उभरा है और इस बार के विधानसभा चुनाव में भी मजबूत दावेदारी पेश कर रहा है।
उद्धव के इस बयान से साफ है कि वो बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे बल्कि चुनाव में उन्हें कड़ी चुनौती देंगे। उद्धव के बयान से बीजेपी मुश्किल में दिख रही है, तो वहीं पीएम मोदी भी टेंशन में है। देश में एक बार फिर लोकसभा चुनाव होने के संकेत मिल रहे हैं। बीजेपी ने भले ही सरकार तो बना ली है, लेकिन पीएम मोदी को सत्ता खोने का डर सता रहा है। ऐसे में बीजेपी ने नई रणनीति बनाई है। बीजेपी मध्यावधि चुनाव कराने की तैयारी में है। तो आखिर क्यों हो सकते हैं देश में मध्यावधि चुनाव? देखिए ये रिपोर्ट। देश में एक बार फिर होंगे लोकसभा चुनाव, इस तरह की चर्चाएं तूल पकड़ती हुई नजर आ रही हैं। हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव के नतीजों ने सबको चौंका दिया। हालांकि बीजेपी ने सहयोगियों के सहारे सरकार तो बना ली है, लेकिन किसी भी दल को बहुमत हासिल नहीं हुई। ऐसे में सबसे बड़ा झटका बीजेपी को ही लगा है, जहां वो 400 पार का नारा दे रही थी और नतीजों में 240 पर ही सिमट गई, जबकि विपक्ष की सीटें दोगुनी हो गई हैं। दबाव में आई मोदी सरकार अब मध्यावधि चुनाव कराने की तैयारी में है। इस तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। दावा किया जा रहा है कि बीजेपी जल्दी ही मध्यावधि चुनाव का ऐलान करा देगी। दरअसल महाराष्ट्र में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी डरी हुई नजर आ रही है। लोकसभा चुनाव के नतीजों से मिली निराशा अभी दूर भी नहीं हुई थी कि विधानसभा चुनाव के लिए विपक्ष के दावों ने बीजेपी की हवा टाइट कर दी है। महाराष्ट्र में एनडीए गठबंधन पहले से ही टूटने की कगार पर है। ऐसे में अगर इस चुनाव में भी बीजेपी को हार का सामना करना पड़ता है तो पार्टी के अपने सांसद भी पाला बदल सकते हैं। वहीं नीतीश और नायडू के साथ भी रिश्तों की मजबूती सवालों के घेरे में है और अगर विपक्ष के दावे सच साबित होते हैं तो एनडीए सरकार ज्यादा दिन नहीं टिक पाएगी। ऐसे में सत्ता में बने रहने के लिए नए सिरे से चुनाव कराने की तैयारी में पीएम मोदी जुट गए हैं। हालांकि इस चुनाव के नतीजे की भी गारंटी नहीं ली जा सकती, लेकिन बीजेपी का सत्ता पर एकाधिकार हासिल करने के लिए मध्यावधि चुनाव कराने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। फिलहाल अगले 3-4 महीने देश की राजनीति में बेहद महत्वपूर्ण होने वाले हैं। एक तरफ सरकार की स्थिरता सवालों में है, बीजेपी चिंता में है, तो वहीं असम के जोरहाट से कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई के बयान ने बीजेपी की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। गौरव गोगोई ने डीवी लाइव से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कई अहम मुद्दों पर अपनी राय दी। साथ ही उन्होंने पीएम मोदी पर जमकर निशाना भी साधा। तो क्या कुछ कहा गौरव गोगोई ने, देखिए इस रिपोर्ट में। देश दुनिया का दौरा करने से पहले पीएम को मणिपुर पर ध्यान देना चाहिए। अपने देश में रहकर देशवासियों पर ध्यान देना चाहिए। जी हाँ, ये कहना है तीसरी बार सांसद बने कांग्रेस के गौरव गोगोई का। गोगोई लगभग 1 साल पहले सदन में मणिपुर पर लगभग घंटे भर का भाषण देकर चर्चा में आ गए थे। बुधवार को डीवी लाइव ने गौरव गोगोई से खास बातचीत की। इस दौरान कांग्रेस सांसद ने तमाम राजनीतिक मुद्दों पर खुलकर अपनी राय रखी। गौरव गोगोई ने 2024 के चुनाव और उसके बाद निर्मित हुई स्थिति पर कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान पीएम मोदी की मटन मछली वाली भाषा पर निर्वाचन आयोग ने कोई एक्शन नहीं लिया। चुनाव आयोग को अपनी छवि और भूमिका पर आत्म मंथन करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि 8-9 महीने पहले संघ ने मणिपुर मामले पर सरकार को क्लीन चिट दे दी थी और नतीजों के बाद संघ को अब मणिपुर की याद आ रही है। बीजेपी के नेता कहते हैं कि हम हार कर भी चुनाव नतीजों पर बहुत खुश हो रहे हैं। उन लोगों ने कांग्रेस के अकाउंट फ्रीज किए, हमारे नेताओं को जेल में डाला, चुनावी बॉन्ड से पैसे बटोरे, मीडिया पर झूठा प्रचार चलाया। ऐसे विपरीत माहौल के बावजूद इंडिया गठबंधन के ऐसे नतीजे आना हमारी जीत ही है। सदन में नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने के कयासों पर उन्होंने कहा कि हमारा राहुल गांधी से अनुरोध है कि वो हमारी गुजारिश मानकर नेता प्रतिपक्ष बनकर सदन में हमारा प्रतिनिधित्व करे। वहीं स्पीकर पद पर उन्होंने कहा कि हमारा टीडीपी से अनुरोध है कि वो स्पीकर पद के लिए अड़ी रहे। जोरहाट सांसद ने आगे कहा कि अभी महाराष्ट्र, झारखंड, जम्मू कश्मीर और हरियाणा के साथ साथ 2027 के यूपी चुनाव पर भी कांग्रेस अभी से फोकस कर रही है। इसके अलावा उन्होंने संसद परिसर में महापुरुषों की मूर्तियों की जगह बदलने पर कहा कि ये सदन या उसका परिसर किसी एक दल का नहीं है। सरकार को चाहिए था कि वो हमसे भी इस बारे में चर्चा करती। उन्होंने आखिर में कहा कि पीएम मोदी को अहंकार छोड़कर मणिपुर पर ध्यान देना चाहिए। अपने देश में रहकर देश पर ध्यान दीजिए। गौरव गोगोई के बयान से साफ हो गया है कि इस बार संसद में बीजेपी अपनी मनमानी नहीं कर पाएगी। विपक्ष पहले से काफी मजबूत है, जो बीजेपी की चिंता बढ़ा रहा है। तो दूसरी तरफ दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी बीजेपी की चिंता बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। राउस एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई की, फैसला सुरक्षित रख लिया है। तो क्या कुछ हुआ कोर्ट में जिससे बीजेपी हो सकती है परेशान? देखिए ये रिपोर्ट। गुरुवार को दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर लगातार दूसरे दिन सुनवाई हुई। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच ताबड़तोड़ दलीलें दी गई। जमानत याचिका का विरोध करते हुए ईडी की तरफ से पैरवी कर रहे एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एएसजी एसवी राजू ने कहा
कि ईडी ने हवा में जांच नहीं की है। केजरीवाल के खिलाफ पुख्ता सबूत है, उन्हें बेल नहीं मिलनी चाहिए। तो वहीं केजरीवाल की ओर से पेश हुए वकील विक्रम चौधरी ने दावा किया कि केजरीवाल के खिलाफ पूरा केस सिर्फ कल्पना पर आधारित है। बुधवार को सुनवाई के दौरान केजरीवाल के वकील ने कहा था कि सीएम के खिलाफ पूरा मामला बयानों पर आधारित है। उन्हें हैरानी नहीं होगी अगर कुछ और बयान सामने आए। दिल्ली सीएम की कोई आपराधिक हिस्ट्री भी नहीं है। ये बयान उन लोगों के हैं जिन्होंने खुद को दोषी माना है। वे लोग संत तो है नहीं। ऐसा लगता है कि इनमें से कुछ को गिरफ्तार किया गया और जमानत देने का वादा कर बयान दिलवाए गए, जबकि ईडी का कहना था कि आपने भले ही अपराध नहीं किया हो, लेकिन आपके मामलों के लिए जिम्मेदार हैं और यदि आप किसी के अपराध के लिए दोषी हैं तो आप भी अपराध के लिए दोषी हैं। बहरहाल कोर्ट ने मामले में अपना फैसला सुरक्षित कर लिया है। केजरीवाल की जमानत के साथ ही मुख्यमंत्री ने पत्नी की मौजूदगी में मेडिकल कराने की भी मांग की थी, जिस पर कोर्ट ने सुनवाई की और फैसला सुरक्षित रख लिया है। केजरीवाल को जमानत मिली तो बीजेपी के लिए सबसे ज्यादा परेशानी हो सकती है। तो वहीं झारखंड के सीएम चंपई सोरेन ने बड़ा फैसला लिया है, जिसका असर झारखंड विधानसभा चुनाव में दिखाई देगा और ये असर बीजेपी की चिंता का कारण बनता दिख रहा है। तो क्या फैसला किया है झारखंड सरकार ने, देखिए ये रिपोर्ट। झारखंड की चंपई सोरेन सरकार ने लोकसभा चुनाव के बाद पहली कैबिनेट बैठक की। इस दौरान कई बड़े फैसले लिए गए। झारखंड कैबिनेट की बैठक में कुल 33 प्रस्तावों को मंजूरी मिली, जिसमें जातीय जनगणना सबसे अहम है। कैबिनेट ने इस प्रस्ताव पर मोहर लगा दी है। जातीय सर्वेक्षण कराने की जिम्मेदारी कार्मिक विभाग को दी गई है। हालांकि शुरुआत की तारीख अभी तय नहीं हुई है। बिहार के बाद झारखंड ऐसा करने वाला दूसरा राज्य होगा। जातीय जनगणना इंडिया गठबंधन का चुनावी वादा था। राहुल गांधी ने अपनी सभाओं में इसकी घोषणा की थी। कैबिनेट सेक्रेटरी वंदना डाडेल ने इसकी जानकारी दी। कैबिनेट में पारित प्रस्ताव में कहा गया कि जातीय सर्वेक्षण का उद्देश्य राज्य में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी वर्ग को उनकी हिस्सेदारी के अनुसार समानता का अवसर प्रदान करना है। हालांकि पारित प्रस्ताव में ये तय नहीं हुआ कि जातीय सर्वेक्षण की प्रक्रिया क्या होगी और इसकी शुरुआत कब से होगी। इसको लेकर कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग जल्द ही जानकारी शेयर करेगा। बता दें कि बिहार में भी महागठबंधन की सरकार ने जातीय जनगणना करवाई थी। इसी साल के अंत में झारखंड में विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं। ऐसे में चंपई सोरेन सरकार का ये बड़ा कदम माना जा रहा है। चुनावों में राहुल गांधी भी इस मुद्दे को उठाते रहे हैं। जातीय जनगणना के बाद सरकार आरक्षण पर कोई फैसला ले सकती है। चंपई सोरेन के दाव ने बीजेपी की नींद उड़ा दी है। तो वहीं पटना हाईकोर्ट से बिहार की एनडीए सरकार को जोरदार झटका लगा है। कई संगठनों ने हाईकोर्ट में बिहार आरक्षण कानून को चुनौती दी थी, जिस पर सुनवाई करते हुए पटना हाईकोर्ट ने बिहार आरक्षण कानून को रद्द कर दिया। तो क्या है पूरा मामला, देखिए ये रिपोर्ट। गुरुवार को पटना हाईकोर्ट से बिहार की नीतीश सरकार को बड़ा झटका लगा है। नीतीश कुमार की सरकार ने राज्य में जाति आधारित सर्वेक्षण रिपोर्ट के आधार पर राज्य में सरकारी नौकरी और शैक्षणिक संस्थानों में दाखिले को लेकर बड़ा बदलाव किया था। ईबीसी, ओबीसी, एससी, एसटी के आरक्षण कोटे को 65% कर दिया था, जिस पर गुरुवार को पटना हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। वहीं आर्थिक रूप से पिछड़े स्वर्णों को मिलने वाले 10% आरक्षण को मिलाकर ये आंकड़ा 75% तक पहुंच गया था। कई संगठनों ने इस बिहार आरक्षण कानून को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। गुरुवार को पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली 2 जजों की बेंच ने इस कानून को संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 16 के खिलाफ बताते हुए रद्द कर दिया। आपको बता दें कि नीतीश की पुरानी कैबिनेट ने बिहार के जाति आधारित सर्वेक्षण की रिपोर्ट के आधार पर 7 नवंबर को कोटा बढ़ाने के फैसले को लेकर विधानसभा में विधेयक पेश किया था। इसके जरिए ओबीसी आरक्षण 12 से बढ़ाकर 18%, ईबीसी का कोटा 18 से बढ़ाकर 25%, एससी का आरक्षण 16 से बढ़ाकर 20% और एसटी का आरक्षण 1 से बढ़ाकर 2% किया गया था। विधानसभा से ये विधेयक 9 नवंबर को पास हुआ। 21 नवंबर को राज्यपाल की मंजूरी के बाद इस विधेयक ने कानून का रूप ले लिया और ये पूरे राज्य में लागू हो गया। आपको बताते चले कि नीतीश कुमार महागठबंधन में रहते हुए और एनडीए में लौटने के बाद भी लगातार बिहार आरक्षण कानून को संविधान की 9वीं अनुसूची में डालने की मांग केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार से कर रहे थे कि अब गुरुवार को ये फैसला आ गया। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर।
वैसे कहने को तो कहावत है कि सिर मुड़ाते ही ओले पड़े, लेकिन यहाँ पर ओले नहीं, एक भयानक सी तपिश जो कि नीट घोटाले के नाम से नई शपथ ली हुई एनडीए सरकार के सामने आ गई है। देश के लाखों युवा और हजारों सवाल पार्लियामेंट में जाने से पहले इस सरकार का सड़कों पर इंतज़ार कर रहे हैं। अब देखना यह है कि ये सरकार नीट की इस भयानक तपिश से अपने आप को कैसे बचा पाई। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।